हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद और खुशहाल होंगे। और आज मैं जा रहा हूँ हमारी गाड़ी सर्विस कराने। सर्विस इन द सेंस कि उसकी वॉशिंग करानी ड्यू है। मैं दिखाता हूँ आपको। गाड़ी बाहर से तो रोज़ साफ़ होती है। जैसे ये अभी ये जो वाइपर खड़े करने का मतलब है कि जो भैया आते हैं ना, वो गाड़ी साफ़ करके गए। ये देखिए, बाहर से मेरी गाड़ी साफ़ है। लेकिन जैसे कि हम मुंबई गए थे, उसके बाद से हम लोगों ने, हमारा रूल है कि हम जब भी कहीं लॉन्ग ट्रिप पे जाते हैं ना, तो उसके बाद हम लोग गाड़ी अंदर बाहर सब तरफ से साफ़ कराते हैं। लेकिन उसके बाद से ड्यू है। तो अभी देखिए, ये देखिए, तो हमारी गाड़ी ड्यू है, तो इसकी इंटीरियर पूरी क्लीनिंग करानी है मेरे को। तो आज मैं वो देने जाऊंगा। मेरे एक फ्रेंड है, मैंने उनको बुलाया है, तो वो बाइक पे जाएंगे और गाड़ी मैं चला के लेके जाऊंगा। और इसको हम लोग वॉश करवाने वाले हैं, अच्छे से थोड़ा वॉश करानी है इसकी। ये देखिए, मैं आपको इधर से भी दिखाता हूँ कितनी गंदी हो रही है। सीट पे स्टेन्स पड़ा हुआ है ना, ये सब अपने को क्लीन कराने हैं। मेरे पीछे देखिए, मैंने यहाँ पे गाड़ी दे दिया अपना इंटीरियर क्लीनिंग के लिए। और अब मैं अपने फ्रेंड के साथ जा रहा हूँ बाइक पे, वो मुझे ड्रॉप कर देंगे। थैंक यू सो मच मेरे दोस्त, ये मेरे फ्रेंड। ये गाड़ी आ गई है हमारी अंदर से क्लीन होके। अभी आप देख सकते हैं, धूल वूल इतनी नहीं है, सब क्लीन कर दिया है अच्छे से। सीट पे भी काफ़ी क्लीनिंग करी है इन्होंने, और सीलिंग भी अच्छी कर दी है। पीछे एक दाग था जो शायद बच्चों ने शायद खाना वाना खाते समय लगा दिया है, वो अभी है थोड़ा सा बाकी। अदरवाइज़ क्योंकि ऑयल का नहीं जाता इजीली, ऑयल का इजीली नहीं जाता, तो इसलिए ये थोड़ा सा एक बाकी रह गया। अदरवाइज़ सब ज़्यादातर दाग वाग निकाल दिया है। लेकिन दरवाजे भी साफ़ कर दिया, बाहर से भी क्लीन करवाई थी। देखिए, बाहर से भी साफ़ करी है गाड़ी, वॉश करी है पूरी। और ये देखिए कितना मज़ेदार ये लग रहा है ना, पर बनाने में बहुत आसान है। जस्ट 10 मिनट्स और इंग्रेडिएंट्स भी गिनती के ही जाते हैं। यह है पनीर की खीर। इसकी रेसिपी आपके साथ मैं शेयर करूंगी। सबसे पहले पनीर की खीर बनाने के लिए आपको चाहिए मिल्क, और दूध जो है वो उबला हुआ लीजिएगा तो बेहतर है, अगर कच्चा है तो उबाल लीजिए। थोड़ा ही दूध जाएगा इसमें, तो मैंने दूध ले लिया है कढ़ाई के अंदर, और इसके अंदर डाल दिया है केसर अभी से, क्योंकि ये दूध तो हमको पकाना ही है ना, ये गर्म भी हो जाएगा तो केसर अपने आप इसके अंदर घुलने लगेगी, कलर देने लगेगी। आपको केसर को अलग से डाइल्यूट करके रखने की ज़रूरत नहीं है उसका कलर लेने के लिए। अब दूध के अंदर डाल दिया है केसर। अब मैं इसको पकाना शुरू करूँगी तब तक जब तक इसमें एक बॉईल आ जाए। जल्दी से बॉईल आ जाएगा, बट एक बॉईल आने का वेट कीजिएगा। इसके बाद इसमें इसके जो बाकी इंग्रेडिएंट्स है वो हम डालना शुरू करेंगे। अब देखिए, इसमें एक बॉईल आ गया और कलर भी छूटने लगा है केसर का। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कंडेंस मिल्क, और कंडेंस मिल्क मैंने ऐड किया है स्वीटनेस के लिए। आपको कितना आपका खीर मीठा चाहिए उस हिसाब से आप इसमें कंडेंस मिल्क डाल सकते हो। मैंने आधा केन जैसा डाला था इतने दूध के लिए। और ऑल्टरनेटिवली अगर आप चाहें तो चीनी डाल दीजिएगा इसमें, पर कंडेंस मिल्क से थोड़ा सा फ्लेवर और टेस्ट भी इन्हांस हो जाता है, इसलिए मैंने वो डाला है। अब ये है थोड़े काजू बादाम, मैंने इनको चॉपर में ऐसे थोड़ा सा रफली चॉप कर लिया है। तो बिल्कुल 1 चम्मच जैसे काजू बादाम मैंने रख दिए हैं साइड में चॉप्ड, और बाकी सारे मैंने इसी स्टेज पे ऐड कर दिए हैं। इससे क्या होगा, दूध पकता जाएगा, करता जाएगा, तो इसके साथ साथ आपके नट्स सॉफ्ट हो जाएंगे, जो खीर में ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अगर आपको नहीं ऐसे नट्स पसंद है तो आप फिर मत डालिएगा, आप फ्राई करके ऊपर से डाल दीजिएगा। अब सब कुछ पक चुका है, तो ये एक छोटा सा टुकड़ा मैंने ले लिया है पनीर का। पनीर फ्रेश है, तो इसको मैं इस तरह हल्का हल्का हाथों से मैश करके दूध के अंदर ऐड कर दूंगी। आप चाहें तो फ्रेशली छेना भी बना सकते हो। बेसिकली इसको छेना का खीर ही कहा जाता है, बट ये पनीर के साथ भी बहुत अच्छा बनता है और थोड़ा सा टाइम सेविंग है। बट अगर आप चाहें तो फ्रेशली छेना बनाइएगा, वो ऐड कीजिएगा, और भी अच्छा मज़ेदार आपका खीर बनेगा। और इस रेसिपी में एज सच कोई मेजरमेंट्स की ज़रूरत नहीं है, आप अंदाजे से चीज़ें डाल सकते हो, बस आपके स्वाद के हिसाब से बने, आप ये ध्यान रखिएगा। अब मैंने इसके अंदर पनीर डाल दिया, इसके बाद इसको चला के पकाने रखेंगे
आप इसको पकाइएगा कम से कम 5-7 मिनट ज़रूर से। इससे क्या होगा, आपका पनीर सॉफ्ट हो जाएगा दूध में उबल उबल के। ये देखिए गाढ़ी हो गई है मेरी खीर। मैंने लास्ट इंग्रेडिएंट इसमें डाला है हरी इलायची का पाउडर, और इतनी गाढ़ी मेरे लिए बिल्कुल ठीक है। आप इससे ज़्यादा गाढ़ी या इससे कम गाढ़ी खाते हैं तो अपने हिसाब से कंसिस्टेंसी रखिएगा। एक बात मैं आपको बता दूं, ये ठंडी होते होते और भी ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी, तो आप उस हिसाब से कंसिस्टेंसी को रखिएगा। और इलायची पाउडर डालने के बाद ज़्यादा नहीं पकाना है। मैंने मिक्स देने के बाद गैस कर दिया है बंद, और ये हो चुका है आपका बड़ा ही मज़ेदार सा इंस्टेंट सा पनीर का खीर तैयार। और ये खाने में है ना, अंगूरी बासुंदी रस मलाई सबका मिक्स्ड टेस्ट देती है। आप ज़रूर ट्राई करना, आपको पसंद आएगी। मैंने इसे ज़रा सा गार्निश भी कर दिया है बचे हुए ड्राई फ्रूट से। देखने में भी कितनी अच्छी लग रही है। और दूसरी रेसिपी डिनर के लिए बनाऊंगी मैं ये आलू बैंगन की सब्ज़ी। प्याज, अदरक और ये लहसुन मैंने इसके लिए पहले से ले लिया है। और अभी ये जो प्याज, लहसुन, अदरक है, इनको मैंने एक साथ क्रश कर लिया है। एज इन मैंने इस सारी चीज़ों को एक साथ इस तरह चॉप कर लिया है। काफ़ी फाइन ये सारी चीज़ें चॉप हो गई हैं। अब सब्ज़ी बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। कुकर में मैंने डाला है थोड़ा सा ऑयल, और इसके अंदर जो मसाला अभी चॉप करके रखा था वो मैं ऐड कर दूंगी। एकदम ही डिफरेंट स्टाइल का आलू बैंगन आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ रेसिपी। अगर आपको बैंगन पसंद है तो ये तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। अब ये जो प्याज वगैरह थे, ये बहुत नहीं भूनना, बस थोड़ा सा आप इसे मिनट भर जैसा पका लीजिए। इसको कलर वलर नहीं देना है, बस थोड़ा सा मिनट भर भून लीजिए। हल्दी, मिर्ची, धनिया डाल दीजिए। थोड़े ये मेथी के दाने मैं ऐसे ही इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। देन थोड़ा सा सौंफ मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। ये बन रहा है अचारी आलू बैंगन, इसलिए मैंने इस तरह इसमें मेथी और सौंफ डाला है। अब सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला दीजिए। बहुत आपको भूनना नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ऐड कर दिया है मैंने ज़ीरा इसके अंदर। थोड़ा सा नमक मैं यहाँ पर ऐड करूँगी। और अब ये जो हमारा मसाला था ना, पाउडर मसाला, वो अच्छी तरह से भुन चुका है, बट प्याज वगैरह अभी अच्छी तरह से पके नहीं हैं। यहीं मैं ऐड कर दूँगी 2 टमाटर काट के। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए। आप सोच रहे होंगे क्या उल्टी पुल्टी तरीके से आज मैं सब्ज़ी बता रही हूँ, बट बनाइएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। थोड़ा मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। सारे मसाले अभी कच्चे ही हैं, सिर्फ पाउडर मसालों को हमने भून लिया था। पानी ऐड कर दिया है। अब इसके ऊपर लगा दीजिए ढक्कन। ये मैंने थोड़े से चीनी के दाने डाले हैं टाट को और फ्लेवर्स को बैलेंस करने के लिए। ढक्कन लगा के सीटी आने दीजिए 4-5। वैसे तो ये मसाला एक सीटी में ही पक जाएगा, पर 4-5 सीटी ले लीजिए, अच्छा सॉफ्ट हो जाएगा। जब तक कुकर में सीटी लग रही है, मैं यहाँ पे थोड़े से आलू बैंगन की सब्ज़ी है, इसलिए आलू बैंगन को तैयार कर रही हूँ। मैं आलू और बैंगन इस तरह लंबा लंबा काट रही हूँ। आप चाहें तो इन्हें छोटे छोटे पीसेस में काट सकते हो, आपको जैसे पसंद आता है वैसे काट लीजिए सब्जियां। अभी ये जो बैंगन है, इसके ऊपर आप सोचेंगे वो क्राउन जैसा कहाँ गया। मैंने धोने के वक्त इसको साफ़ कर लिया था ना, बिल्कुल ही थरोली वॉश किया है, तो वो जो पील जैसा था वो मैंने उतार दिया। वैसे भी इसका जो टेल होता है या क्राउन होता है, आप जो भी इसे कहें, वो नहीं चाहिए, तो इसका ऊपर से ये हटा दिया है मैंने। नीचे से जो आँख जैसी होती है वो भी हटा दिया है। बैंगन में थोड़े छील रही हूँ, थोड़े नहीं छील रही हूँ। शर्मा जी को ये स्किन देखकर अच्छा नहीं लगता है बैंगन का, वो नहीं खाना पसंद करते फिर, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा सा छील रही हूँ। बट आलू बैंगन की सब्ज़ी में थोड़ा थोड़ा छिलका दिखे तो अच्छा लगता है। तो दैट मीन्स 50-50 मैंने कर लिया है। अच्छी तरह धो के इसे सुखा लीजिए। आप देखिए मैंने जाली में ले लिया है इसको और इसका एक्स्ट्रा पानी हटा दिया है। और इसके बाद ये जो आपके आलू बैंगन है, इन्हें बहुत ज़्यादा तेज़ गरम तेल में फ्राई कर लीजिए। आलू और बैंगन आपके पकेंगे नहीं, मतलब बैंगन तो पक जाएगा बट आलू कच्चे ही रहेंगे, एंड इट इज़ ओके। ये सब्ज़ी बस हमको ज़ोर से एकदम तेज़ी से फ्राई करनी है। मीनवाइल मैंने देखिए आटा भी तैयार कर लिया है। बस सब्ज़ी को ना ये कलर आना चाहिए, दिस इज़ व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। ये आलू अगर कच्चे भी रहते हैं तो चलेगा, आगे हम इसे पकाएंगे। जो बैंगन है वो इस वक्त तक काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं, आलू नहीं पकते हैं। फ्राई करते रहिए लाल लाल। ये जो कुकर है इसका प्रेशर ऑटोमेटिकली रिलीज़ हो जाने के बाद मैंने ढक्कन खोला है। आप देखिए ये मसाला बहुत अच्छी तरह से पक चुका है, टमाटर एकदम ही सॉफ्ट हो गए हैं, और जो सब्ज़ी हम फ्राई कर रहे थे आलू और बैंगन, वो अच्छे खासे लाल लाल हो गए हैं, तो उन्हें और फ्राई नहीं करना है। मैं कढ़ाई में से जो सब्ज़ी है वो निकाल के कुकर में डाल दूँगी। आप चाहे तो कुकर का मसाला कढ़ाई में डाल सकते हो, बट दैट मीन्स बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएगी सब्ज़ी, इसलिए मैं तेल में से सब्ज़ी को ड्रेन करके सिर्फ सब्ज़ी
सी सब्ज़ी यहाँ कुकर में ऐड कर रही हूँ। ये देखिए अभी आलू कच्चे हैं तो अभी सब्ज़ी हमको पकानी है, बट इसमें एडिशनली आपको पानी नहीं ऐड करना है। ये जो मसाला जैसा आपने बनाया है इसका जो पानी है उसी में आप ये सब्ज़ी को पका लीजिए। मैंने प्रेशर कुक भी नहीं किया, ढक्कन लगा के थोड़ी देर पकाया है। और मैंने डाला है यहाँ पे हरा धनिया, हरी मिर्चें काट कर, थोड़ा सा गरम मसाला भी, क्योंकि आलू अच्छे से पक चुके हैं। सब्ज़ी मेरी हो चुकी है तैयार, बस लास्ट में मैंने ये फिनिशिंग टचेस को दिया है। और इसके बाद आपकी जो सब्ज़ी है वो अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और ट्रस्ट मी ये सब्ज़ी आपको बहुत अच्छी लगेगी। कुछ अलग तरीके से बनाई है पर इसका स्वाद बड़ा अमेजिंग लगता है। बैंगन आप कोई भी ले सकते हो, वो बड़ा सा एक बैंगन होता है ना भरते वाला, वो भी ले सकते हो, या पतले पतले जो बैंगन आते हैं ना, या हरे बैंगन, कोई भी ले सकते हो जिसका स्वाद आपको ज़्यादा पसंद आता हो, लेकिन फ्रेश लीजिएगा। फ्रेश बैंगन एकदम ही क्रीमी होते हैं। ये देखिए सब्ज़ी हो गई रेडी, मैं इसे डिश आउट कर रही हूँ। और ये सब्ज़ी शर्मा जी को बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। मुझे बैंगन एज सच फेवरेट सब्जियों में ही मैं इसे काउंट करती हूँ। मुझे अच्छी लगती हैं आलू बैंगन की सब्जियाँ, और इसके साथ मैं बनाऊँगी फुलके और फिर हो जाएगा मेरा खाना डन, एकदम कंप्लीट थाली तैयार। और ये है आज की थाली, ढेर सारा सैलेड, शर्मा जी की थाली लगा रही हूँ मैं, और आलू बैंगन, देन मेरा पनीर का खीर एंड चपाती। आप ट्राई दीजिएगा, ये दोनों रेसिपी आपको बहुत पसंद आएंगी एंड आई एम वेरी श्योर ऑफ इट। और किचन के काम से मैं फ्री हो चुकी हूँ। अभी किचन मैंने साफ़ किया। पीछे कुछ आवाज़ आ रही है आपको, ये बेसिकली डिश वॉशर चल रहा है, उसमें थोड़ी थोड़ी सी आवाज़ आती है, थोड़ी नहीं आई वुड से ज़्यादा आवाज़ आती है। जैसे चिमनी का एक प्रोमिनेंट आई वुड से नॉइज़ होता है, कुछ लोगों को वो नॉइज़ ही लगता है, और ऐसे ही वॉशिंग मशीन का भी एक प्रोमिनेंट नॉइज़ होता है। तो सिमिलरली डिश वॉशर भी जब प्रोसेस चल रही होती है तो वो नॉइज़ करता है। और मुझे बहुत लोगों ने मेरे डिश वॉशर के बारे में पूछा, मैंने बेसिकली इसके बारे में ना एक वीडियो बनाया था, और उस वीडियो का लिंक मैं रख दूँगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप देख लीजिएगा अगर आप कॉन्टेम्पलेट कर रहे हो कि आपको डिश वॉशर ख़रीदना है कि नहीं ख़रीदना है। देखिए आई एम वेरी हैप्पी, डिश वॉशर हमारा इंडियन स्टाइल कुकिंग में थोड़ा सा फिट नहीं होता है, एंड आई अग्री टू दिस थिंग, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा भून के खाना पकाना ज़्यादा पसंद करते हैं, और हमारे बर्तन भी कुछ अलग तरह के होते हैं, कढ़ाई एंड कुकर वगैरह, परात, उस तरह की चीज़ें। तो डिश वॉशर में थोड़ा सा वो सब चीज़ें इनकॉर्पोरेट करने में थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है, और बहुत ग्रीजी हो, जैसे आपने पूरियाँ तली हो ना, तो उस तरह की कढ़ाई वो नहीं साफ़ कर सकता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। बट हैविंग सेड दैट, नॉर्मली हम जब खाना बनाते हैं तो जिस तरह के बर्तन उसमें कुकिंग में इन्वॉल्व होते हैं ना, उसमें से अराउंड 90 to 95% बर्तन डिश वॉशर में धोए जा सकते हैं। उसके बाद रह जाते हैं 2-4 बड़े बड़े बर्तन, जैसे कि हो गया कुकर, कढ़ाई, और अगर आपका कुकर कढ़ाई वगैरह स्टील का है तो वो भी डिश वॉशर में धुल जाएगा। बड़े बर्तन लाइक परात जिसमें आटा गूंथते हैं, वो मैं डिश वॉशर में नहीं रखती, क्योंकि वो बहुत सारा स्पेस लेता है। इतनी जगह में छोटे छोटे बहुत सारे बर्तन आ जाएंगे, तवा वगैरह, तो गिनती के सच पूछिए तो 5-7 बर्तन रह जाते हैं बाद में, जो हाथ से धोना ही पड़ता है, बाकी सब डिश वॉशर में धुल जाते हैं। और मैं इतनी देर से अपने हाथों में लगा रही हूँ मॉइस्चराइज़र, बिकॉज़ एवरी टाइम यू कम फ्रॉम पानी का काम ना, चाहे वो मैं क्या बताऊँ आपको, छोटे से छोटा पानी का काम आपने अगर किया है तो आके ना थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र हाथ में लगाने की आदत डालिए। जैसे मैं तो अभी बर्तन साफ़ करके आई हूँ, किचन साफ़ करके आई हूँ, तो काफ़ी देर मैं डिटर्जेंट और पानी के कांटेक्ट में थी, तो मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाइए। नहाने के बाद कपड़े अगर आप हाथ से धोते हैं, पोछा लगाते हैं, जो भी ऐसे काम है ना, इनफैक्ट सुबह में ब्रश भी करते हैं ना, तो उसके बाद भी हाथों को मॉइस्चराइज़र लगाइए। इससे फिर आपके हाथ है ना थोड़े सॉफ्ट बने रहते हैं, और अभी तो विंटर्स भी आ रहे हैं तो फिर वो रफ़ लगते हैं। मैं आपको एक बात बताती हूँ, जब मैं स्कूल में थी ना, एक सेकेंड,
यस, मुझे लग रहा था फोकस नहीं है सेट। मैं आपको बता रही थी जब मैं स्कूल में थी ना, तो स्कूल में व्हेन आई वाज इन क्लास 8 और 9 और पता नहीं कौन सी क्लास में थी, मुझे याद नहीं, 2-3 साल मेरे विंटर्स इतने हार्श जाते थे, मेरे हाथों से स्किन उतरती थी। मुझे लगता था भगवान जाने ये क्या हो गया है। वो प्रोसेस कुछ 2 वीक्स जैसे रहता था, मुझे पता नहीं वो क्यों होता था, बट विंटर्स में एकदम ही ड्राई होके जैसे हमारे डैंड्रफ निकलती है ना, ऐसे मेरे हाथों में से लाइक जैसे लिप्स चैप हो जाते हैं तो कैसे डेड स्किन वहाँ से हटती है, ऐसे मेरे हाथों से होता था। तो डेड स्किन हटती रहती थी 2 वीक्स तक। मुझे इतनी शर्म आती थी। हम लोग जैसे खेलते थे ना, ऐसे हाथ पकड़ के गोला बनाओ, और बहुत सारे स्कूल में तो ऐसा होता है ना, तो मुझे बहुत एम्बारसमेंट होती थी, मेरे हाथ ऐसे हो जाते थे। पर मैं मॉइस्चराइज़ करना कभी नहीं भूलती थी। बैक देन आई यूज़ टू यूज़ पॉन्ड्स का वो जो छोटा सा बॉटल आता है, जिसका पिंक सा ढक्कन होता है, उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती थी, तब वो बहुत अच्छा आता था। अभी तो वो बहुत ही डाइल्यूटेड आता है, ऑयली सा आता है, मुझे पसंद नहीं है अभी वो, बट तभी वो बहुत अच्छा आता था, मैं वो यूज़ करती थी। और मेरे हाथ फिर 2-2.5 हफ्ते की प्रोसेस के बाद एकदम ही नरम गुलाबी निकल के आते थे। तो हमारे जो स्कूल का यूनिफॉर्म था ना, उसमें हम लोग ब्लेज़र पहनते थे, वो कोट्स होते हैं ना जहाँ यहाँ पर आपके स्कूल का लोगो बना होता है, तो उसके पॉकेट पे मेरे स्कूल का लोगो बना हुआ था, और मैं उसके पॉकेट्स में हाथ डाल के रखती थी, बिकॉज़ मेरठ की सर्दी बाबा बहुत सर्दी होती है। तो मेरी क्लास की गर्ल्स है ना, मतलब वो आके मेरे पॉकेट में से मेरा हाथ निकलवा के अपना हाथ डालते थे कि वहाँ एकदम नरम और गर्म फील होता था, और मेरा हाथ पकड़ के वो बैठ जाते थे क्योंकि मेरे हाथ गर्म होते थे। तो इसलिए मॉइस्चराइज़ किया कीजिए। और एक और बात मैं आपको बता रही थी, आज के जो आलू बैंगन है ना, वो बहुत अच्छे बनते हैं। आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाइए कि मेरे हस्बैंड बैंगन नहीं खाते। इस तरह की कोई भी सब्ज़ी जिसका टेस्ट स्ट्रॉन्ग होता है, जैसे बैंगन हो गया, टिंडा हो गया, तोरी हो गई, बहुत तरह की बीन्स भी हो गए, शर्मा जी को बिल्कुल पसंद नहीं है, बट अगर अच्छे से बना दो तो वो खा लेते हैं, फिर उनके कोई नखरे नहीं हैं। तो आज जो प्रिपरेशन मैंने आलू बैंगन का किया है ना, वो शर्मा जी का दी मोस्ट फेवरेट आलू बैंगन है। बैंगन का भरता उन्हें अच्छा लगता है, बट भरता इज़ नॉट आलू बैंगन ना। आज जो मैंने बनाया है, इसको शर्मा जी बोलते हैं अचारी, उनको अचार जैसे इसमें टेस्ट लगता है, शायद मैं सौंफ मेथी डालती हूँ उसकी वजह से। तो मैं भी आपको बोल रही हूँ अचारी आलू बैंगन ट्राई कीजिएगा, आपको भी बहुत पसंद आएगा। और बैंगन से जुड़ी भी एक स्टोरी है मेरे पास। आई वॉज़ अ वेरी स्मॉल बेबी बैक देन, मम्मी ने बताया था मुझे ये। तो हम लोग जहाँ रहते थे वहाँ एक अंकल रहते थे। मुझे अंकल के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं, बिकॉज़ मैं बहुत ही छोटी थी, नर्सरी में भी पढ़ती नहीं थी, इतनी छोटी थी। तो हमारे घर के बाजू में उनका घर था, और डोर घर से एडजेसेंट था, तो मेरे लिए वहाँ जाना बहुत आसान था। तो मम्मी बोलती थी, वो अंकल अकेले रहते थे, तो मम्मी बताती थी कि शाम को उनका ऑफिस से आने का वक्त होता था, तो छोटे बच्चों का ना ऐसा इंट्यूशन होता है, आपने देखा होगा, छोटे बच्चों को एक फीलिंग सी आने लगती है। तो थोड़ा मेरे साथ भी ऐसा था, जैसे शाम होती थी मैं हमारे घर के दरवाजे में खड़ी हो जाती थी कि वो अंकल कब आएंगे उनको देखने के लिए। फिर वो अंकल आते थे, तो वो अंकल ना मुझे बाहर से ही ऐसे दिखाते थे बैंगन, वो एक बैंगन लेकर आते थे रोज़ जस्ट फॉर मी, क्योंकि उनके हाथ में बैंगन देख के मैं उनके पीछे पीछे उनके घर में चली जाती थी। एंड ही वॉज़ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ मेरा मम्मी का, पापा का, मतलब हमारी फैमिली का, मेरे भी फ्रेंड थे। तो वो अंकल फिर आप में से बहुत लोगों को पता होगा, केरोसिन स्टोव इतना छोटा सा होता है, वो उसको ऐसे ऐसे पुश करके उसको प्रेशर बना के, फिर केरोसिन स्टोव आपको पता होगा, उसमें इतनी छोटी फ्लेम आती है और एक बार में एक ही चीज़ आप बना सकते हो। तो वो अंकल वहाँ पे बैंगन बनाते थे, मैं वहीं बैठी हुई उनका बैंगन देखती रहती थी। मुझे बैंगन इतना पसंद नहीं, बट भगवान जाने क्या था, शायद उनके हाथ का स्वाद था, या वो कैसे मुझे ट्रीट करते होंगे, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली। मम्मी ने स्टोरी सुनाई थी तो वही मैं आपको बता रही हूँ। तो मैं वहाँ बैठी रहती थी उनके बैंगन खाने के लिए। वो मुझे खिलाने के लिए रोज़ बैंगन लेकर आते थे कि मैं आधा 1 घंटा उनके पास बैठ के बातें बनाती रहूँ। पहले बहुत बड़े दिल होते थे लोगों के, आजकल पड़ोस में कौन रहता है, क्या चल रहा है, कुछ पता नहीं चलता। इनफैक्ट मेरी मम्मी के टाइम पे भी मुझे याद है कि कटोरियाँ एक्सचेंज होती थी, आपने ये बनाया उनके घर पहुंचा दिया, फिर वो आंटी भी खाली कटोरी नहीं भेजती थी, उन्होंने जो सब्ज़ी बनाई है वो उसमें रख के भिजवा देते थे, फ्रेंड्स होते थे। बट अभी ऐसा नहीं है। बहुत सारे मामलों में ये प्राइवेसी बहुत अच्छी है, बट बहुत सारे मामलों में इतना सॉलिट्यूड भी अच्छा नहीं है, फॉर दोज स्पेशली हु आर इमोशनली वीक, हु आर क्वाइट सोशल, और जिनको लोगों से सराउंडेड रहना पसंद है। तो हर चीज़ का प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं,
और ये है इस एज के जो प्रिवेसी वाली लाइफ है, इसके प्रॉज एंड कॉन्स। पहले छोटे छोटे फंक्शंस होते थे तो पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता था, जितने रिश्तेदार आ सकते हैं सारे रिश्तेदार इकट्ठे हो जाते थे। और आजकल तो शादी से बड़ा और क्या ओकेजन होता होगा किसी के घर में, तो भी नहीं आ पाते हैं, ओविंग टू देयर ओन पर्सनल रीजंस। हो सकते हैं वैलिड रीजंस, जॉब, बच्चों के स्कूल, ट्रैवल, मनी अबव ऑल। हर चीज़ इतना एक्सपेंसिव हो गया है, यहाँ से वहाँ जाना, फ़्लाइट कराना, थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ का खर्चा आता है, हर कोई अफोर्ड भी नहीं कर सकता है। हम लोग बहुत तेज़ी से बदल रहे हैं, दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है, बट इट्स ओके, वी ऑल विल कीप लर्निंग गुड थिंग्स। चलिए ठीक है, इसी थॉट के साथ हम आगे इस वीडियो के एंड पर। मैं लूँगी आपसे विदा, मिलूँगी आपसे कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी रखें अपना ढेर सारा ख्याल। मुझे दीजिए इजाज़त, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।